गुड इवनिंग दोस्तों। एनसीईआरटी की सीरीज़ में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपना क्लास 6 और क्लास 7 और क्लास 8। अब हमारा जो लास्ट सब्जेक्ट बचा है वो है सिविक्स। इसके 10 चैप्टर हैं। आई होप और ये उम्मीद भी मैं करती हूँ कि ये 10 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा और आप लोगों ने अपने जो नोट्स हैं वो बना लिए होंगे। चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है बट नो प्रॉब्लम, जहाँ पे नीड होगी वहाँ पे हम लोग अपना कॉपी पेंसिल निकालेंगे और अपने नोट्स रेडी कर लेंगे। बाकी चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे क्योंकि जो चीज़ें हैं वो कहीं से कुछ भी आ सकती है, कहाँ नहीं जा सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अपने कॉपी पेंसिल रेडी रखिए आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई और अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला था। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। संविधान सभा के कामों के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब ये पढ़ते हैं हम लोग। हालांकि इसमें कुछ है नहीं, फिर भी फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। और आपको भी लग रहा है कि जहाँ नीड नहीं है सुनने की तो आप स्किप करके आगे बढ़िए। आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और अपने सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे मुद्दे एक दूसरे से सहमत हो। संविधान नियमों का एक समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए वह न केवल ये तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। अब यहाँ पे नेपाल और भारत का दोनों का है, तो नेपाल का तो हमें जरूरत नहीं लग रहा है कि ऐसा होगा, पर फिर भी चलिए देख लेते हैं। इन बातों का क्या मतलब है ये समझने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करें। ठीक है, चलिए चलते हैं। दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताज़ा इतिहास की घटना है। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबरों में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी है। सवाल ये उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। इसका कारण यह है कि कुछ समय तक पहले तक नेपाल में एक राजतंत्र था। ठीक है, वहाँ राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास होगी। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते आ रहे हैं। इसलिए संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं थे जो वे नेपाल के लिए चाहते थे और जिनके लिए वे लड़ाई लड़ते रहे थे। इस तरह ठीक है, ये तो हो गया। जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया।
संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश शासन की बागडोर राजा और मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगी। जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है वह निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सकें। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं और इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ हमारी भारी अन्याय हो सकता है। इसका एक उदाहरण नीचे चित्रपट में देखा जा सकता है, तो ये हम देख सकते हैं, ठीक है, इसको समझ सकते हैं। तो आप ये थोड़ी देर कर देते हैं, इसको आप लोग समझेंगे, ठीक, कि ये क्या हो रहा है। लोकतांत्रिक समाजों में प्राय संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। जैसा कि हमने क्लास 7 में देखा था, क्लास 7 में जब पढ़ा था, तो ओम प्रकाश को दलित होने के कारण किस तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा। और हमने वहाँ ये भी देखा था कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है, ठीक है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे पर कम या ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे, ठीक है। ये भी फिर इसमें एक अच्छा एनसीईआरटी कम से कम ऐसे समझा देती है। इस तरह के अस्वस्थ हालात लोकतंत्रीय समाजों में भी पैदा हो सकते हैं जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता है जिसमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती और उनका नुकसान होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज़ से वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं, ठीक है, अंतर सामुदायिक। जब एक समुदाय दूसरे पर, और जब समुदाय का व्यक्ति ही समुदाय के ऊपर लगाए तो उसको क्या कहेंगे, अंतर सामुदायिक, ठीक है। या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं, जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। ये दोनों चीज़ें देख लीजिएगा। अब संविधान क्यों होना चाहिए, इसका तीसरा महत्वपूर्ण कार्य यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। ये बात सुनने में जरा अजीब लगती है। असल इसका मतलब यह है कि हम कई बार किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसी भावना से बचाने में मदद करता है जिसे समझने के लिए फिर नीचे आपको जो दिखाई दे रही है ये एक पटकथा है। संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिसमें देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे हैं कि दलगत राजनीति यानी कि पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है। इसलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन हो जाना चाहिए। इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे तौर पर तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस-नहस कर देगा। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह से उन्माद से बचाता है। यह ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। अब चलिए ये उदाहरण है, कुछ मूलभूत नियमों की तालिका है और इसको दोहराते हैं। ये तो नेपाल वाला है, तो ये जब हम लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया उसी से है।
अब हमारे भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख लक्षण, ये आपको इम्पोर्टेंट है, इसको आपको लिखना है, जो जहाँ पे नीड होगी वहाँ पे आप लिखते जाइएगा। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद ये तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और उसके कामकाज और नियम क्या हो। यह काम किसी एक आदमी के वश में नहीं था। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रही। ठीक है, इतना जल्दी नहीं बन गया था हमारा संविधान, 3 साल लगे, 300 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी न तो एक भाषा थी, न एक धर्म था और न ही एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय हमारे देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएंगे। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा काल्पनिक दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिकाओं पर काफी जोर दिया। आगे के हिस्सों में चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। पहले बाबा साहब के बारे में पढ़ लेते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि भले ही कानून बन जाए अभी अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि इन कानूनों का संचालन स्वर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथ में ही है। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जनजातियों से आह्वान किया वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में बढ़ चढ़कर शामिल हो। अब आ रहा है हमारा संघवाद। तो संघवाद क्या है, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या है। फेडरलिज्म, इसका शब्द मतलब है कि देश में एक से ज़्यादा स्तरों की सरकार का होना। देश में एक से ज़्यादा स्तरों की सरकार का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी सरकारें हैं। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है, जिसे हम क्लास 6-7 में पढ़ चुके हैं। भारत में इतने सारे समुदाय की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की एक जैसी व्यवस्था विकसित करनी होगी, जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले न लेने लगे। ठीक है, क्योंकि जो जहाँ का होगा उसको बताया वहाँ की क्या ज़रूरतें हैं। इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग अलग फैसले भी लिए जा सके। क्योंकि आप देख रहे हैं आप जिस इलाके में वहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है कोई और होता है। ठीक है, वो सेंटर से नहीं आता, केंद्र से नहीं आता, आपके आसपास का ही होता है। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है राज्य को। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर भी सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। कार्यक्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई है, जिनमें बताया गया है कि कौन से स्तर
कि सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इसके साथ ही संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से कर सकती है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें संविधान से भी अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानून और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। और अब है हमारा संसदीय शासन पद्धति, ये भी नोट करने का है, इसको भी आप देखिएगा। संसदीय शासन पद्धति क्या होती है। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। ये हम लोगों ने क्लास 7 पढ़ लिया था। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे, देख रहे हैं, वोट डालने के लिए लोग खड़े हैं, जब कर रहे थे तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार के प्रयोग करने के योग्य बना दिया। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति, वर्ग और औरत मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों ना हो। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हमारा शक्तियों का बंटवारा है, ठीक है। एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, तो हमें काम को क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, बांटना पड़ता है। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है और इन तीनों के अंगों के बीच इस तरह सत्ता का संतुलन बना रहता है। इसी को हम शक्तियों का बंटवारा कहते हैं। अब है हमारे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था, इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होना चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। और ये ब्लू में जो आपको दिया गया, पहले इसको देख लीजिए। समानता का अधिकार मिला है हमको, स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, शोषण के विरुद्ध अधिकार मिला है, धार्मिक स्वतंत्रता के प्रति अधिकार मिला है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार मिला है, संवैधानिक उपचार के प्रति। तो एक बार पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर ये सारा यहाँ चलेंगे। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा ताकि और ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियों को बनाते हुए इन सिद्धांतों के मार्गदर्शक को
मार्गदर्शक के रूप में हमेशा सामने रखें। अब चलिए पहले देख लेते हैं समानता का अधिकार ये क्या है। कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब यह है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। खेल के मैदान, होटल, दुकानों इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिनके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और छुआछूत प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया। अब है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति, भाषण स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय या पेशा कारोबार करने आदि शामिल है। शोषण के विरुद्ध संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र बच्चों को मजदूरी करना अपराध है। ठीक है, मजदूरी करना, उस पर रखना, ये अपराध है। धार्मिक सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। संवैधानिक उपचार के प्रति यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य उसके द्वारा किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। अब है हमारा धर्मनिरपेक्षता, जो कि हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। कभी कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। जिस तरह हमने देखा है कि फुटबॉल के नियम बदल जाते हैं, उसी तरह जिन देशों के संविधान में भारी बदलाव आता है वहाँ के देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है, और ये हम नेपाल में देख चुके हैं। चलिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर नंबर 1। ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें थी इसमें देखने लायक। अब हम चलेंगे चैप्टर नंबर 2 पे कल, और थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं उनको आप देख लीजिएगा। मौलिक अधिकार देख लीजिएगा। मौलिक अधिकार किस में है, ये सारे जो आर्टिकल्स होंगे, ये सारे जो अनुच्छेद आएंगे, सब उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।